वेलकम टू धनलाइन प्री मार्केट एज अपडेट। आज का सेटअप बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ तो मार्केट में काफी डर का माहौल बना हुआ है ग्लोबल हलचल के चलते, लेकिन दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखें तो इंडिया में अभी भी सिलेक्टिव स्ट्रेंथ है और स्मार्ट मनी चुपचाप पर बहुत ही बोल्ड पोजीशनिंग कर रहा है। आज हम इसी छिपे हुए डेटा को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस तूफान के बीच सही रास्ता क्या होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज की चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल टेंशन और क्रूड के तूफान से, फिर देखेंगे दलाल स्ट्रीट का आज का अखाड़ा, उसके बाद सेक्टर वॉच में विनर्स और लूजर्स, फिर उन छिपे हुए इंस्टीट्यूशनल अंडरकरंट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे इन्फोसिस और ओएनजीसी की टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, ग्लोबल टेंशन और क्रूड का तूफान। देखिए, जब वॉल स्ट्रीट सो रहा था ना, तब एशिया के ट्रेडर्स पूरी तरह से अलर्ट थे। पिछली रात यूएस मार्केट्स में फिर से बिकवाली आई, टेक स्टॉक्स गिरे हैं और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं, जिसने ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को पूरी तरह से दबा कर रख दिया है। इसका असर एशिया पैसिफिक में निकेई और हैंग सेंग पर भी साफ दिखा है और इस सब की जड़ में है मिडल ईस्ट की टेंशन। और इसी टेंशन का नतीजा है ये अगला नंबर, $111। ये हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। ब्रेंट क्रूड $111 के ऊपर निकल चुका है। एक तरफ तेल की आग और दूसरी तरफ कमजोर होता हमारा रुपया, ये दोनों मिलकर एक बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो रहा है और इस महंगे क्रूड और फॉरेन फंड आउटफ्लो ने आग में घी का काम किया है। लेकिन सवाल है, आखिर क्रूड में अचानक इतनी तेजी आई कहां से? असल में एक साथ 3 बड़े सप्लाई शॉक्स आए हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का डर। दूसरा, यूएई के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ अटैक। और तीसरा, रशियन क्रूड वेवर का खत्म हो जाना। इन 3 फैक्टर्स ने मिलकर तेल को स्ट्रक्चरली बुलिश बना दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसने पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट को हिलाकर रख दिया है। चलिए अब ग्लोबल मैक्रो वेदर से आते हैं अपने लोकल मैदान पर। पॉइंट नंबर 2, दलाल स्ट्रीट, आज का अखाड़ा। ग्लोबल सेल ऑफ अपनी जगह है, लेकिन सुबह के गिफ्ट निफ्टी इंडिकेटर्स 23,680 के आसपास एक कंट्रोल्ड गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं। ये कमाल की बात है कि इतनी नेगेटिविटी के बीच भी हम एक रिलीफ बाउंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब लेवल्स को समझते हैं। कल हमने मार्केट में पैनिक्स टू पेशेंस वाली एक जबरदस्त रिकवरी देखी थी, ठीक 23,317 से। आज के लिए हमारा क्रिटिकल सपोर्ट बैंड 23,000 से 23,300 के बीच है, जहां से कल रिवर्सल आया था। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,800 से 24,000 का जोन है। बस यही वो दायरा है जहां आज निफ्टी 50 की असली लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन क्या सब कुछ शांत हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया विक्स 19.6 पर है। ये एलिवेटेड विक्स इस बात का प्रूफ है कि डर अभी मार्केट से गया नहीं है, बस थोड़ा पीछे बैठ गया है। जब विक्स 18 के ऊपर होता है तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले सेशंस में बहुत शार्प 2 वे मूव्स, यानी तेजी से ऊपर नीचे के झटके लग सकते हैं। तो यहां एक सीधा सा सवाल बनता है, क्या आज मार्केट में सिर्फ डर हावी रहेगा या फिर लालच यानी ग्रीड धीरे से वापस अपनी जगह बना लेगा? इसका जवाब हमें स्पेसिफिक सेक्टर्स के डेटा में मिलेगा। इसके लिए आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, सेक्टर वॉच विनर्स और लूजर्स। हाई क्रूड और कमजोर रुपए के इस सेटअप ने साफ तौर पर मार्केट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। आइए देखते हैं आज कौन फॉर्म में है और कौन प्रेशर में। एक तरफ हैं हमारे डिफेंसिव हीरोज यानी आईटी और फार्मा। ये सेक्टर्स कमजोर रुपए और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की वजह से एक ढाल का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं स्ट्रेस पॉकेट्स जैसे पीएसयू बैंक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। हाई यील्ड्स और महंगे तेल की वजह से इनकी फंडिंग कॉस्ट और मार्जिन पर सीधा दबाव पड़ रहा है। और हाँ, ऑटो और मेटल्स का जिक्र करना भी जरूरी है। इनमें वैसे तो काफी स्ट्रांग स्ट्रक्चरल थीम्स चल रही हैं, लेकिन महंगे फ्यूल का डर और दुनिया भर में जो रिस्क ऑफ मूड बना हुआ है, उसकी वजह से यहां फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो इन टॉप परफॉर्मिंग एरियाज में भी थोड़ी चॉपीनेस या उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब चलते हैं उस डेटा की तरफ जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की नज़र से बच जाता है। सेक्शन 4, छिपे हुए इंस्टीट्यूशनल अंडरकरेंट्स। हेडलाइंस वाले डर को भूल जाइए। असली मार्केट एज वहां है जहां स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स चुपचाप अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। इस डेटा पर गौर कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे।
एक तरफ जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में थे, वहीं कैश मार्केट में एफआईआईज ने 2,814 करोड़ रुपए और डीआईआईज ने 2,682 करोड़ रुपए की भारी खरीदारी की। दोनों ही नेट बायर्स रहे। इसका क्या मतलब है? यही कि बड़े खिलाड़ी इस वॉलेटिलिटी को डर नहीं बल्कि एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। अगर हम इनके डेरिवेटिव्स डेटा को एनालाइज करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1,002 करोड़ रुपए के नेट लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए हैं। इनका निफ्टी पर व्यू क्लियरली पॉजिटिव है। हालांकि बैंक निफ्टी पर अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट और सावधानी है, लेकिन ओवरऑल एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म जरूर है जो शार्प मीन रिवर्जन रैलीज का रास्ता बना रहा है। तो इन सब मैक्रो ट्रेंड्स और डेटा का हम करें क्या? इसके लिए चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, इन्फोसिस और ओएनजीसी। अब हम इन सारे फैक्टर्स को दो सॉलिड हाई कन्विक्शन आइडियाज में ट्रांसलेट करेंगे। हमारा पहला आइडिया है इन्फोसिस। इसे आप द डिजिटल डॉलर हेज कह सकते हैं। जब दुनिया भर में अनसर्टेनिटी होती है तो इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनी एक नेचुरल हेज बन जाती है। क्यों? क्योंकि इनके रेवेन्यूज डॉलर में आते हैं, तो रुपया जितना कमजोर होगा इन्हें उतना ही सीधा फायदा मिलेगा। इन्फोसिस का टैक्टिकल व्यू काफी दिलचस्प है। जब भी विक्स एलिवेटेड होता है, क्वालिटी आईटी स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऊपर से इनकी बैलेंस शीट कैश रिच है। स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। गैप अप ओपनिंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते जो भी शॉर्ट टर्म डिप्स या गिरावट आती हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर्स को उन्हें एक्यूमुलेशन के लिए यूज करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे हाई कन्विक्शन आइडिया पर, जो है ओएनजीसी। क्रूड के तूफान का जबरदस्त प्ले। ये एक महारत्न अपस्ट्रीम कंपनी है। सिंपल सी बात है, क्रूड प्राइसेस जितने स्ट्रक्चरली हाई रहेंगे, ओएनजीसी को सीधा और सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये इस वक्त एक परफेक्ट हाई बीटा एनर्जी हेज है। टैक्टिकल व्यू की बात करें तो $111 का ब्रेंट क्रूड इनके लिए लाजवाब कैश फ्लो जनरेट कर रहा है और इनकी हाई डिविडेंड यील्ड इन्हें इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट बनाती है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, ये सेटअप किसी भी अचानक डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू या सीज फायर की खबर पर बहुत सेंसिटिव है। तो ये कोई ऑल इन बेट लगाने वाली जगह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ही मेजर्ड एक्सपोजर रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक बात हमेशा याद रखिए, वॉलेटिलिटी वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस चुपचाप बनता है। असली कामयाबी वही है जब हम रिटेल पैनिक के शोर से हटकर इन बड़े प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी को समझें। डेटा सब कुछ बोलता है, बस उसे सुनना आना चाहिए। This content is for information purpose only. Markets are subject to risks.